लेकिन कई जगह आप लोग देखिए है कि 2 रिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जी, रुक। या फिर साइको पैथोलॉजी, ठीक है। इतना तो आप लोग जान ही रहे होंगे, हालांकि बेसिक से बस हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्लास है, तो एक बार जो सब चीज हम लोग जान रहे हैं उसको बस बोल करके हम लोग मेमोरी में ताज़ा कर रहे हैं। बस यही मेरा कहने का पर्पस है अभी, इस तरीके से बेसिक से स्टार्ट करने का। तो नैदानिक का या निदान से, निदान होता है समस्या का। तो समस्या के बारे में हमने समझ लिया। रिसर्च मेथड जब हमने पढ़ा था, तो हमने क्या जाना था? हमने सोचने का तरीका जाना कि सबसे पहले हमें समस्या को डिफाइन करना होता है ना? समस्या को पहचानना होता है कि समस्या क्या है, समस्या के अवयव क्या है, और उसके बाद फिर हमको जो है एक संबंध कैसा खोजना होता है कि इस समस्या का संबंध किन-किन चीज़ों से हो सकता है। यानी कि जब हम संबंध खोजने के में आ गए, जब हम हाइपोथेसिस बनाने लगे, जब हम संबंध वाक्य बनाने लग गए, अगेन हम फिर कह रहे हैं कि संबंध वाक्य जो है, एक कहीं पे टर्म किसी बुक में नहीं है, ये खुद का मेरा आविष्कार किया हुआ टर्म है। और जो लोग खुद से नए-नए शब्दों का आविष्कार करते हैं, वो एक स्किज़ोफ्रेनिक होने का भी एक क्राइटेरिया है। सारा क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो लोग स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, वो लोग क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके बहुत सारे चीज़ों में एक ये भी होता है कि वो लोग नए-नए शब्दों का आविष्कार करते हैं। बट दैट डज़न्ट मीन कि जो व्यक्ति इस तरीके कर रहा है, वो स्किज़ोफ्रेनिक है। जस्ट बिकॉज़ कि हम लोग क्लिनिकल पढ़ रहे हैं, तो एक छोटा-सा चीज़ पॉइंट हमने आपको दिया यहाँ पे। अब हम लोग करते हैं कि निदान की बात। तो याद कीजिए कि जब हम हाइपोथेसिस वाले प्रोसेस में जाते हैं, जब हम संबंध वाक्य बनाते हैं, जब हम निर्देश वाक्य बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं निदान के ऊपर, ठीक है? अब इस संबंध वाक्य और निर्देश वाक्य को कहीं पे भी, जैसे आप लोग मान लीजिए अपना थीसिस डिफेंड कर रहे होंगे, या फिर पीएचडी एडमिशन टेस्ट में होंगे, या कहीं पे भी किसी प्रोफेसर या किसी व्यक्ति के सामने नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड टर्म है, ठीक है? ये पहली बार आप लोगों ने सुना है मेरे मुँह से, और अगले को बोलेंगे तो वो इसका अर्थ नहीं लगा पाएँगे, इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो ये शब्द मत यूज़ कीजिएगा, जो उसके लिए शब्द है पूर्व कल्पना या परिकल्पना, ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो चलिए, हम लोग आते हैं निदान के बात पे, कि जैसे ही हम लोग समस्या में गहराई से घुसते हैं, समस्या को समझ लिया, समस्या को डिफाइन कर लिया कि ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। अब समस्या में आगे बढ़े, और आगे बढ़ कर के अब हम लोग चले निदान की तरफ। तो जब हम लोग निदान की तरफ जाते हैं, तो निदान में जिन-जिन स्टेप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? कि जिन-जिन मेथड्स करेंगे, जिन-जिन मेथोडोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी निदान की। मान लीजिए कि कोई समस्या है, ठीक है? आपकी समस्या ये है कि आपने दही बड़े प्यार से जमाया, बड़े शौक से जमाया, कि जो है कि अब दूसरे दिन खाना है, दूसरे दिन सुबह निकाला तो पता चला दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया। ये आपकी समस्या है। अब इस समस्या का आप लोग बारी-बारी से निदान कीजिए कि उस दही को मीठा करना है, कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप एकदम बताइएगा। फ्रिज में दही पड़ा हुआ है और आपको पता चला कि दही खट्टा हो गया। फ्रिज से निकाल के फिर उसमें शक्कर मिलाएं। ठीक है, हो गया समस्या का निदान। तो इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, फ्रिज से निकाल करके शक्कर मिलाएँगे। तो फ्रिज से निकालना एक प्रक्रिया हुई, उसके बाद शक्कर मिलाना उसका निदान हुआ। तो निदान में दोनों चीज़ें आती हैं। निदान की प्रक्रिया भी आता है, ठीक है? और समाधान भी आता है। यानी रिज़ल्ट भी आएगा और प्रोसेस भी आएगा। जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, वो भी और प्रोसेस भी। तो यही है हम लोगों का नैदानिक मनोविज्ञान, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है? जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं उन सभी प्रक्रियाओं को। आप लोग सुने होंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अलग होता है, काउंसलर अलग होता है। क्या इन दोनों शब्दों को देख के अंदाज लगा पा रहे हैं? काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के बीच का मोटा-मोटा सा अंतर दोनों में, दोनों शब्दों से दिख रहा है? कॉन्फ्लिक्ट टाइप से सुनता है, मतलब सुन के। हाँ, वही सुनता है, बाकी ये क्लिनिकल वाला निदान भी करता है उसका। हाँ, तो काउंसलर क्या होते हैं कि वो काउंसलिंग का यूज़ करते हैं, और क्लिनिकल जो है वो थेरेपीज़ और थेरेप्यूटिक इन्वेंशंस को एडमिनिस्टर करते हैं। जस्ट लाइक
कि जैसे दोनों का काम है प्रक्रिया में जाना और समाधान करना, दोनों का काम है। लेकिन क्लिनिकल वाले ज़्यादातर जो है ना वो उनका समाधान ओरिएंटेड होता है और इनके वाले काम में प्रक्रिया का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप रॉरशॉक टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना पड़ेगा। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप टीएटी वो चीज़ कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना पड़ेगा। अब हम मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए आपको बोले क्योंकि हो सकता है कि आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हों या फिर सिंपल एमए के स्टूडेंट हो और आपने रॉरशॉक के ऊपर अलग से एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कहीं से कर लिया हो, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएँगे, ठीक है? तो तो यही चीज़ है। बेसिकली कोई हमको बता सकता है कि एक काउंसलर में और एक साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर होता है? क्या-क्या अंतर होता है मतलब जितने अंतर होते हैं? काउंसलर तो सर सिर्फ मतलब वो जो रहता है उसको पेशेंट तो नहीं, क्लाइंट बोल सकते हैं ना, उसके हुँ, सारे समस्या को सुन करके और फिर वो अपने हिसाब से मतलब उसके अंदर की सारी बात जानने का कोशिश करता है और फिर वो अपने हिसाब से उस समस्या का समाधान करता है। ठीक है। क्या साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं करता है? सर इसके बारे में हमको उतना पता नहीं। ओके, ठीक है। और बताइए कोई? बहुत अच्छा जवाब था। बताएगा कोई? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है हम लोग के डिपार्टमेंट में एक सर आए हैं वो है और काउंसलिंग से जो काउंसलर्स हैं उनसे आप मिले ही होंगे। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो है मूलतः जो है निदान नैदानिक प्रक्रिया है तो मूलतः उनका निदान में होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 चीज़ होता है कि रोग हो गया, ठीक है? एक है कि रोग को मैनेज कर लिए। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो जब ये वाला अप्रोच आता है, जब लाइफ को बैलेंस करने का अप्रोच आता है, मैनेजमेंट करने का अप्रोच आता है, मेंटल हेल्थ को ये चीज़ करने का अप्रोच आता है कि हाँ, चलो जब जनरल हेल्थ की बात आती है, तो जैसे हेल्थ वर्कर हो गया, वो क्या करेगा? वो जनरल हेल्थ को असर्टेन करेगा हमारा कि हमारा जनरल हेल्थ कैसा है वैसे। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती है, वहाँ पे आप काउंसलर से लेकिन जब चीज़ें और गहराई में जाती है, जैसे सर्जन हो गया, ठीक है? फिजिशियन और सर्जन में जैसे अंतर हो गया, जब चीज़ें आप गहराई में जाएँगे, जब इलनेस की बात आएगी और इलनेस और कॉम्प्लिकेटेड होगा, मल्टीपल वो चीज़ें आएँगी जहाँ पे काउंसलिंग से सिर्फ़ चीज़ें नहीं होंगी, तो वहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। हालाँकि आप डायरेक्ट भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले काउंसलर के पास ही जाना है, तो वही चीज़ है। और दूसरा अमूमन क्या अंतर होता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के सभी मतलब जैसे किसी ने काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ा और किसी ने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ा। मास्टर्स में आपको 2 ऑप्शन दिया गया कि ये और ये पढ़िए। तो अगर आप क्लिनिकल पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो है ना काउंसलिंग अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल काउंसलिंग पढ़ेंगे, तो आप क्लिनिकल कवर नहीं कर सकते क्योंकि क्लिनिकल जो है, वो ज़्यादा वास्ट होता है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आपने जो साइकोलॉजी पढ़ा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको और ज़्यादा अच्छी इसीलिए हो जाती है, क्योंकि आप रियल लाइफ़ चीज़ों को सामने से देख रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, तो आपका कंसेप्ट जो है, बहुत मजबूत हो जाता है। इसीलिए आपको जितने भी अच्छे जगह पर लोग मिलेंगे, उनमें से ज़्यादातर बच्चे जो है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से मिलेंगे। क्योंकि थोड़ा मेडिकल टाइप का हो जाता है और जब मेडिकल टाइप की चीज़ें हैं, तो पढ़ाई का स्टाइल भी तो मेडिकल टाइप ही होगा। यानी कि रगड़ के पढ़ना होगा और रगड़ के पढ़िएगा तो फ़ायदा होगा ही। और काउंसलिंग में क्या है कि थोड़ा टेक्निकल नेचर कम है, तो समझ-बूझ के अपना डिस्क्राइब कर दिए, एक्सप्लेन कर लिए, एग्ज़ाम पास कर गया, अच्छा नंबर आ गया। तो वही चीज़ है। तो जहाँ पे नॉन थेराप्यूटिक चीज़ों की बात आती है, जहाँ पे मेंटल इलनेस की बात नहीं आती है, वहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे कहते हैं ना कि देखिए एक होता है सिंड्रोम और एक होता है डिज़ीज़, ठीक है? डिज़ीज़ क्या हो गया? डिज़ीज़ हो गया, रोग हो गया, जो कि एकदम एक्सट्रीम हो गया किसी भी कंडीशन, किसी भी एबनॉर्मैलिटी का डिग्री अब एक होता है। कोई भी चीज़ अगर एबनॉर्मल है ना? कितना एबनॉर्मल है? कितना डिग्री पे है, इतना एबनॉर्मल है, इतना है, कितना है? तो जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे काउंसलर काम करते हैं। जब एक पॉइंट से ज़्यादा इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे जो है साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ सीवियरिटी कितनी है प्रॉब्लम की। अब जैसे
आप स्कूल में काउंसलर हैं, तो आप स्कूल में काउंसलर हैं तो आपका जो बेंट होगा वो क्या होगा? आपका जो झुकाव होगा, वो ज़्यादातर किस साइड होगा? इस साइड होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है, सोशल बिहेवियर क्या है ना? क्लासरूम में फंक्शनिंग कैसा है बच्चों का? क्या वो अपने सोशल लाइफ़ को या फिर क्या सही से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? क्या उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है? या फिर कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है, उनमें किसी में कुछ ऐसा लक्षण पाया जा रहा है जो आगे उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध हो सकता है या फिर उनमें कोई एब्नॉर्मैलिटी लाने का वो चीज़ कर सकता है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको बचपन से एकदम घुट-घुट के जीना सिखाया जाता है। एक तो बचपन इतना लिबरेटेड और इतना बढ़िया पीरियड होता है जीवन का कि आप स्वच्छंद होते हैं, बढ़िया होते हैं। लेकिन उसी टाइम से उसको जो है ना एकदम आस-पास का वो चीज़ें पूरा उसको घुट-घुट के जीना सिखा रहा है। तो जब वो बड़ा होगा तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या होंगे? वैसे ट्रेट्स होंगे जो कि उसको एक हेल्दी पर्सनैलिटी नहीं देंगे। यानी कि एक जो है ना समझिए कि ट्यूमर उसको बचपन से ही दे दिया है जो बड़ा होके कभी भी कैंसर में बदल सकता है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है, देखा जाता है और अगर कुछ दिखता है कि उस क्षेत्र में है, हमसे नहीं होगा तो फिर काउंसलर क्या करता है, रेफ़र करता है साइकोलॉजिस्ट को या पेरेंट्स को बताता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन रियल सिनेरियो। बाकी अपने आस-पास में क्या होता है, कैसे होता है, ये कई बार बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। स्कूल में काउंसलर लोग बहाल करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि आप 7 पीरियड, 8 पीरियड पढ़ाइए, हिंदी पढ़ा दीजिए, मैथ पढ़ा दीजिए। मतलब क्या काउंसलिंग कीजिएगा? स्कूल वाले समझते ही नहीं है कि काउंसलिंग का क्या इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली में अगर काउंसलिंग किया जाए और चीज़ों को किया जाए तो जिस चीज़ के लिए गार्जियन पैसा पे कर रहा है, जिस चीज़ के लिए स्कूल इतना-इतना पैसा अपने स्टाफ को दे रहा है, वो गोल एक्चुअल में अचीव किया जा सकता है। रिज़ल्ट बेटर किया जा सकता है। अच्छा सिटीज़न, हेल्दी सिटीज़न बनाया जा सकता है। खराब चीज़ें जो एक-एक पीढ़ी में नहीं होता है कि ये अगली पीढ़ी में के लोग ऐसे हो गए यार, इन लोगों में वैसा फैल गया। तो वो जो चीज़ों का जो प्रसार हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था, उन चीज़ों को वहीं पे रोका जा सकता है। जो समय के साथ कहते हैं कि हम लोग की पीढ़ी में ऐसा नहीं होता था, आज का पीढ़ी देखिए एकदम ऐसा हो गया। कहाँ से शुरू होता है? विद्यालय से ही शुरू होता है। वो समाज वहीं से शुरू होता है। तो ये चीज़ें हम लोग ये करते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जो है अब समझ रहे हैं कि काउंसलिंग और इसका जो है डिफरेंस ये चीज़ है। अब बताइए कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे 1 सेकंड रुकिएगा। अब जो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी के हैं, मेरा जो मास्टर्स में स्पेशलाइज़ेशन है, मेरा साइकोमेट्रिक्स है, क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है, पर हमको क्लिनिकल आता है और पढ़ाने में आपको सक्षम है। अब लेकिन आप लोग जो क्लिनिकल पढ़े हैं, पहले हम थोड़ा-सा चाह रहे हैं कि अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या-क्या पढ़े हैं क्लिनिकल में, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो-जो चीज़ आप लोग पढ़े हैं एग्ज़ाम में वही सब आएगा। हम बहुत क्लियर हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो पहले वही सब चीज़ पढ़ाया जाएगा आप लोग को चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है और उसी को अच्छे से डेप्थ में उन टॉपिक को पूरे डेप्थ में जाके हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप आंसर राइटिंग भी अच्छा कर पाएँ और इधर नेट में भी आपको फ़ायदा हो जाए। ऐसा नहीं कि खाली एग्ज़ाम के लिए पढ़ा दिए, नेट में कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ किसी को, ये काम नहीं करेंगे। तो आप लोग अपने-अपने से बताइए कि क्या-क्या टॉपिक आप लोग पढ़े हैं या पढ़ाया गया है? हमारे क्लास में एक शुभम है, जो कि दोनों चीज़ पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल भी पढ़ रहे हैं और साइकोमेट्रिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो शुभम आप भी बता सकते हैं। चलिए बताते जाइए पॉइंट फटाफट। अरे बोलना है बस, जो क्लासरूम में सुना है कभी, क्या इस चीज़ पर टीचर पढ़ा रही थी या इस पे डिस्कशन हुआ है, बस बताना है। बताइए मनीषा, चाँदनी सब लोग। शुभम, साइको एनालिटिक थेरेपी, ठीक है, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी, ठीक है, इंटरपर्सनल अप्रोच, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी, इंटरपर्सनल अप्रोच, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, बहुत बढ़िया। गेस्टाल्ट थेरेपी, ठीक है, गेस्टाल्ट, ट्रांसफर हाँ, ठीक है। बोलिए। ट्रांसफरनल थेरेपी, ट्रांसपर्सनल या सॉरी सर, ट्रांसफेरल? ट्रांसपेर्नल, पता नहीं कुछ होता था, उतना ध्यान नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है।
सीबीटी हो गया, सीबीटी हो गया कॉग्निटिव, बी हो गया बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एनएलपी का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने सर। एनएलपी एक नया नहीं है। साइकोडायनामिक थेरेपी भी है सर। ठीक है, और इमोशनल साइकोडायनामिक इमोशनल बिहेवियर थेरेपी भी। ठीक है, साइको डायनामिक है। क्या? इमोशनल बिहेवियरल, रैशनल इमोशनल बिहेवियरल थेरेपी, आरईबीटी भी होता है। चलिए, ये सब चीज़ें आप लोगों ने सुनी है। अब ये बताइए कि इसमें कौन-कौन सा ऐसा है जो कि निदान के प्रति केंद्रित है, या सारा है? सीबीटी। ठीक है, सीबीटी है। जब थेरेपी है तो सारा का सारा क्या है, निदान के प्रति ही केंद्रित है, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन किस-किस सिचुएशन में कैसा-कैसा निदान होगा, है ना? क्या-क्या निदान होगा, ये जो है अलग-अलग थेरेपी पे ये डिपेंड करता है। तो हम लोग जब क्लिनिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे, तो अब जैसे मान लीजिए कि पेचकस आप लोग देखे होंगे, है ना? लेकिन हर एक पेंच का साइज़ क्या होता है, अलग-अलग होता है, स्टाइल अलग-अलग होता है। मोबाइल रिपेयर करने वाला सब वो स्टार वाला पेचकस रखता है। घर में हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस देखिएगा, तो उसमें वो प्लस वाला फिलिप्स वाला वो रहता है। फिर मशीन अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं मगर हैवी मशीन कोई खोलिएगा तो उसमें जो है माइनस वाला जो है, वो वाला स्क्रू ड्राइवर रहता है। तो अलग-अलग टूल्स जो हैं, अलग-अलग थेरेपी है, उनका अलग-अलग कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोगों का एक फोकल पॉइंट रहेगा। इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि किस जगह पर किस थेरेपी को इस्तेमाल किया जाएगा, और जिस जगह पर जिस थेरेपी को इस्तेमाल किया जाएगा, तो हमको इस थेरेपीज़ का पता होना चाहिए कि इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका माइनस पॉइंट क्या है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मोबाइल का स्क्रू ड्राइवर है मोबाइल वाला, ठीक है? वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है, लेकिन मशीन वाला स्क्रू ड्राइवर हार्ड आयरन का बना होता है। मशीन वाले स्क्रू ड्राइवर से हम नारियल को छेद करके उसका पानी निकाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल वाले से अगर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारा स्क्रू ड्राइवर टूटकर खराब हो जाए। तो इसीलिए चूँकि हम लोग रियल लाइफ़ में वर्क कर रहे हैं, हमारे सामने क्या है? एक क्लाइंट है। पेशेंट इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर उनको कहा जाता है जो यूजुअली मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास जो व्यक्ति जाएगा, सामने बैठा है, उसको आप पेशेंट कह सकते हैं और साइकियाट्रिस्ट को डॉक्टर कह सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट को डॉक्टर नहीं कह सकते हैं और उसके सामने बैठे व्यक्ति को पेशेंट नहीं कह सकते हैं, आप क्लाइंट कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये यूजुअली बोलने का वो चीज़ है, ठीक है? ये कैसे है? तो अब हम लोग जो है, अब देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ जो होता है, हम लोग का ये आता है कि हम लोग को क्लिनिकल साइकोलॉजी समझ लिए, एक क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको प्रश्न आता है, व्हाट इज़ क्लिनिकल असेसमेंट? नैदानिक मूल्यांकन क्या है? हाँ, हाँ, घर में है। कुछ बोल रहे हैं क्या? और क्लास में हम क्लास ले रहे हैं। तो नैदानिक मूल्यांकन हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो आप लोग सब जान ही रहे नैदानिक मूल्यांकन क्या है, लेकिन अपनी भाषा में क्या करना है हम लोग को, उसको लिखना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होगा, इससे यही होगा, अब देखिए, जैसे आप लोग सभी लोग नेट के प्रति जो है पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ, चलिए नेट करना है, आप लोग का लक्ष्य, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक चीज़ और बता देते हैं, नेट से ज़्यादा किस बात की गारंटी है प्रोफ़ेसर बनने की? ऐसा कौन-सा एग्ज़ाम है, नेट में गारंटी तो नहीं है कि पीजी करके नेट से प्रोफ़ेसर बन जाएँगे, चांसेस बन जाता है काफ़ी ज़्यादा, और फिर आपके मेरिट और बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जैसे एसएससी होता है या रेलवे होता है कि क्रैक किए और तुरंत में जो है जॉइनिंग मिल गया जो है, कोई ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है कि भाई पीएचडी करके आओ, ऐसा भी कुछ होता है सर? हाँ, ऐसा होता है, और वो एग्ज़ाम नेट से भी कठिन होता है। उस एग्ज़ाम को कहते हैं एचपीएससी। एमफिल। नहीं, एमफिल नहीं, एमफिल तो अलग चीज़ हो गया ना। एचपीएससी, जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम देते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम दे करके आप बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में लो ग्रेड अधिकारी बनेंगे। तो एचपीएससी दे करके, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन,
देश के कुछ राज्य हैं, हरियाणा का अभी हमको याद है और 3-4 ही देश के ऐसे राज्य हैं, जिसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि और जगह पे भाषा वगैरह का वो लोग लगा रखे हैं या तो ऐसा लगा रखे हैं कि मेरे स्टेट से पढ़ा होना चाहिए। लेकिन जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है और ऐसे करके 3-4 टोटल ऐसे स्टेट हैं, जो कि हर साल या 1 साल या 2 साल के बाद ऐसे करके रेगुलर अपने पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग से वैकेंसीज़ निकालते हैं एग्ज़ाम का और वहाँ पर ये नहीं आपको कहा जाएगा कि आप नेट निकाल के आइए या फिर आप पीएचडी करके आइए। नेट निकाल के आइएगा तो 5 नंबर, पीएचडी करके आइएगा तो 30 नंबर और टोटल आप इतना परसेंट लाइएगा तो इतना नंबर, उतना परसेंट लाइएगा तो उतना नंबर और सबको जोड़ के एपीआई स्कोर बनेगा। जिसका एपीआई स्कोर ज़्यादा होगा, उसको जो हम ऊपर से उठा लेंगे। तो ये जो है ना हम लोग के सिस्टम में प्रोफ़ेसर बनने में सबसे बड़ी बाधा है और इसके कारण कई बार क्या होता है कि जो गरीब और ज़रूरतमंद घर के बच्चे होते हैं, जिनको जल्दी कमाना होता है और जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती है कि जो है अब पीजी के बाद हम 5 साल पीएचडी करेंगे, फिर उसके बाद 4 साल 5 साल और कहीं पे गेस्ट में पढ़ाएँगे, तो जाकर के मेरा एपीआई स्कोर इतना बढ़ेगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि जब आप प्रोफ़ेसर बनने जाते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस होता है काउंट, ठीक है? 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस का मात्र 2 नंबर मिलता है, ठीक है? और मैक्सिमम आप जो है 10 नंबर उसको मिलेगा। यानी कि 10 नंबर हासिल करने के लिए आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पहले 5 साल का आपका पीएचडी होगा, मान लीजिए बहुत दया में है प्रोफ़ेसर के तो 3 साल 4 साल में करा सकते हैं। 3 साल में नहीं होता है किसी का, लोग बोलते हैं। फाइनल डिग्री आते-आते 4 साल लग ही जाता है। तो 3 साल में थीसिस सबमिट हो गया, अब पौने 4 साल लग ही गया आपका तो 4 साल लगेगा। तो 4 साल उधर हो गया, 5 साल इधर हो गया। उसके बाद तब जाके आपका एपीआई स्कोर इतना हुआ सच में साथ में रिसर्च पेपर और ऑलमोस्ट जो है आप अपने अ, ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा उम्र को पार कर चुके होंगे। तो ये एक ना बड़ा दर्दनाक और ये समस्या वाला चीज़ है हम लोग के साथ में। और ख़ासकर वैसे लोग जिनका गैप है और बीच में गैप-वैप कर दिए हैं, तैयारी-वैयारी करने लगे हैं, ऐसा कुछ हो गया, उनके लिए तो और भी भीषण चीज़ हो जाता है सीन। तो उनके लिए सबसे जो है रामबाण और सबसे अच्छा उपाय है एचपीएससी और ऐसे सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब इन एंट्रेंस एग्ज़ामों से क्या होता है सर? इन एंट्रेंस एग्ज़ामों में आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आपको 80% मार्क्स आना चाहिए, तो आपका नेट क्वालीफाई होना चाहिए, आपका पीएचडी होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल मास्टर्स होने चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न से होने चाहिए। और हमको लगता है कि जो लोग भी पीजी करते हैं, तो सबको पीजी में तो फर्स्ट डिवीज़न दिया ही जाता है, नहीं तो फर्स्ट डिवीज़न नहीं देने का मतलब है किसी ने आपसे दुश्मनी निकाल ली है। तो सब लोग 60% 65% से ऊपर रहते ही हैं। नहीं भी पास करने लायक उसको भी 60-65 से ऊपर कर दिया जाता है। तो अब देखिए कि एचपीएससी में आप क्या करेंगे? एचपीएससी सबसे अच्छा ऑप्शन इसीलिए है प्रोफ़ेसर बनने के लिए, क्योंकि एचपीएससी का जो मार्क्स होगा, रिटन एग्ज़ाम होता है इसमें और इंटरव्यू होता है, ठीक है? इंटरव्यू जो होता है, इसका वेटेज इतना कम कर दिया है इसमें कि कोई भी चाह के इंटरव्यू में मुकरादी कर ही ना सके। जैसे धांधली होता है, ये वो होता है। इसका जो है ना मात्र इसके ओवरऑल प्रोसेस में 10% या 5% ऐसे करके समथिंग है। 5, 10 मैक्सिमम हम कह रहे हैं 20 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? 80% मार्क्स जो है आपका रिटन से कंसीडर होता है। और अब जो ये रिटन होता है, तो क्या रिटन एग्ज़ाम कैसा होता है सर? नेट के जैसा ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होता है? नहीं होता है। रिटन एग्ज़ाम होता है जैसे कि आप रि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपके सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है। जैसे आप यूजी और पीजी में लिखे हैं, तो आप कैसा लिखते हैं, आपकी समझ कितनी अच्छी है। अब देखिए सुन के लोगों को भारी लगता है कि बाप रे बाप! उतना क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, कहीं इससे बढ़िया तो एमसीक्यू ले लेता। लेकिन आप समझिए कि आपके जीतने के चांसेस सब्जेक्टिव एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अवसर आपके हाथ में है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि 4 में से अगर गलत गया तो गया, है ना? वहाँ पूरा का पूरा जो है या तो आउट होगा या तो एकदम क्या होगा सिक्सर होगा और आउट होने की संभावना जो है 75% रहती है, क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शन गलत होता है, 1 ऑप्शन सही होता है, मात्र 25%। उस 25% संभावना में आपका मेरिट कितना ठोस है। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने में भले आसान होता है, लेकिन पास करने में और क्लियर करने में कभी आसान नहीं होता। बहुत सारे जो है एक से एक मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, गेट क्वालीफाई करते हैं डीयू में यहाँ से वहाँ, फॉरेन में सेलेक्ट हो गया, क्या नहीं हो गया उनके जीवन में, नेट नहीं क्वालीफाई हुआ। लेकिन उस वैसे में ना आप सबों के लिए एक एचपीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन है और हमको खुशी होगी अगर आप लोग सब भर लेंगे।
इसको जब भी आएगा तो इसको भरेंगे सब लोग और अपीयर होंगे। उसमें क्वेश्चन्स आपको पूछे जाएँगे यूजी और पीजी की तरह और आपको आंसर लिखना होगा उसमें। कितने अच्छे से आप आंसर लिख सकते हैं, कितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितना बढ़िया से आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। उन चीज़ों पे मार्क्स आपके हाथ में होता है और सब्जेक्टिव में कभी भी 100% रॉन्ग आंसर वही लिखेगा जो कि कॉपी में गाना-वाना गा के आया है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है? वैसे लोग। तो हम लोगों को जो पढ़ना है, जब इस तरीके से आप डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे अब यहाँ पे मेरा पढ़ाने का अप्रोच है कि नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरा अच्छे से आप समझ जाएँ ताकि आप समझा पाएँ चीज़ों को, आप टीच कर पाएँ, आप डिस्कशन कर पाएँ। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन का भी इस वे में रखें कि क्या है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, सबसे ज़्यादा चीज़ बच्चे जो महसूस करते हैं क्लास में, जो हमने बात की अपने मतलब बच्चों से बात की, आप लोगों से नहीं, छोटे क्लासेस को जो पढ़ाए थे। तो बच्चों को आंसर आता है, वो जानते हैं आंसर में क्या-क्या लिखना है, पर उस आ रहे आंसर को भाषा में बदल करके कागज़ में प्रेज़ेंट करना, ये वाला चीज़ नहीं आता है। तो ये क्या है? ये स्किल है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। सब बच्चा खड़ा होकर के अरे सर, हमको पता है आंसर, बोलना चाह रहे हैं मतलब ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, क्या बोले कैसे? तो उस नॉलेज को शब्दों में फ्रेम करना, ये स्किल है और आपको ये स्किल ही जो है ना, सेलेक्ट करवाएगा। कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी है, ठीक है? एकदम जीनियस आइंस्टीन लेवल का, ये स्किल नहीं होगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा उसका, कहीं भी नहीं, कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा और बहुत कम नॉलेज है। शब्दों में फ्रेम करना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो गया। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ओरल कम्युनिकेशन नहीं, राइटिंग वाला, ठीक है? राइटिंग स्किल जो है, वो डेवलप हो गया। अपने मन के विचारों को आप कागज़ पर लिखने में सक्षम हो गए, तो क्या हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा डिस्पाइट ऑफ आपका नॉलेज भी कम है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम ये देखेगा कि एग्ज़ामिनर कैसे जानेगा आपको, वो तो कॉपी देखेगा। तो ये चीज़ है आपको जो कि आगे ले जाएगी, ठीक है? और स्किल क्या होता है? स्किल जन्मजात होता है क्या? नहीं होता है। धोबी जन्मजात तो कपड़ा देखने धोने सीखा नहीं होगा, तो स्किल नहीं है मेरे पास, ये एक समस्या है। तो स्किल सीखा जाता है हमेशा, स्किल एक्वायर्ड होता है। तो ये स्किल आप लोग को ये स्किल एक्सपेक्टेड ये होता है कि आप यूजी तक या पीजी तक जो है आप सीख चुके होंगे। पीजी तक तो आप रिसर्च स्किल सीख चुके होंगे, यूजी तक आप राइटिंग स्किल सीख चुके होंगे। लेकिन बेसिकली चूँकि हम लोग भी ठगे गए हैं एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, तो ये माना जा सकता है कि राइटिंग स्किल बहुत एक्सीलेंट राइटिंग स्किल हम लोगों ने नहीं सीखा है, तो हम लोग को सीखना होगा। अब आप लोगों को हम जो पढ़ाएँगे, उसके अलावा हम जो पढ़ाएँगे आप लोगों को, उसके अलावा हम एक टास्क भी देंगे डेली आप लोगों को, ताकि आप लोगों का ये वाला पार्ट डेवलप हो सके, कि जब कहीं सवाल पूछा जाए इंटरव्यू में, आप जवाब दे सकें और जब रिटन में कहीं पे लिया जाए, तो वहाँ पे भी आप आंसर को कैसे अपने मन की बात को निकाल पाएँ, ठीक है? इसके लिए घबराना नहीं है टास्क का नाम सुन के, क्योंकि प्रॉपर हम लोग जो शुरू करेंगे, वो सिंपल-सिंपल चीज़ों से है, वो कोई टॉपिक के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे डायरी लिखते हैं ना, अपने मनोभावों को, सबसे सरल तरीका है राइटिंग स्किल डेवलप करने का। जब हम लोग छोटे थे उस वक़्त मोबाइल नहीं हुआ करता था और हम लोग को कहा जाता था उस टाइम पे एक डायरी लिखने का वो फैशन सा होता था 90s के, जो भी बच्चे होंगे क्लास में, उनको पता होगा या 90s के पहले वाले, कि ये डायरी लिखना ना बड़ा ये मतलब ये चीज़ अरे! डायरी लिख रहा है आदमी। और आप देखिएगा जितने भी राइटर बने हैं ना लोग और जितने भी लोग इस फ़ील्ड में मतलब पढ़ाई के और इन एकेडमिया के फ़ील्ड में अच्छे गए हैं, बचपन में वो लोग डायरी लिखते थे या फिर स्टोरी की बुक्स पढ़ते थे। और डायरी में आप क्या करते हैं? आपका जो सत्य है, आपकी जो भावनाएँ हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप उसको कागज़ पर उतारते हैं शब्दों में, बस। बहुत अच्छे से उतारने की कोशिश करते हैं, जितने अच्छे से अच्छे वे में और सटीक और सटीक और सटीक। एक दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे। ओवर द टाइम आपकी राइटिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि जब आप सिंपल से अपने पालतू कुत्ता के बारे में अगर कुछ लिख देते हैं, तो लोग कहते हैं, "अरे वाह! क्या बात लिखा है।" महादेवी वर्मा ने एक कहानी लिखी है सोना, हिरन नाम की, हिंदी के क्लास में हम लोगों ने बिहार बोर्ड में पढ़ा था, 9वीं 8वीं कक्षा में। वो कहानी सिर्फ़ उसके हिरन पर है कि उसने एक हिरन पाल लिया था और वो हिरन कैसे उछलती थी, उसकी आँखें कितनी सुंदर थी, उसको देख के कितना आनंद लगता था। वो कहानी माइंड ब्लोइंग है। जिसने भी पढ़ा है उसने भी बोला है कि भाई साहब क्या कहानी है। उस कहानी में कोई छुपा हुआ अर्थ नहीं है और कुछ विशेष जीवन का सीख नहीं है, बस अनुभव है। तो सोचिए कि राइटिंग स्किल वो चीज़ है, जो व्यक्ति अपने कुत्ता या बिल्ली के ऊपर अगर कुछ लिख देगा, तो उसको ग्रेट बना सकता है। फिर कित क्या ही लिखा, कुछ नया तो ऐड नहीं कर दिया।
लेकिन उसपे जो है महादेवी वर्मा को इतना ज़्यादा पहचान मिली उस सोना कहानी के ऊपर, कि जो लोग भी उस कहानी को अच्छे से पढ़े और एन्जॉय किए हैं, मतलब उनको जीवन भर याद रहेगा कि बहुत अच्छा लिखी है। तो जादू है राइटिंग स्किल, और इस जादू को आप लोगों को सीखने के लिए क्या करना होगा, शुरू से हम पहले एक बार देख लेंगे, हमको ये मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि किसका स्तर कैसा है, ठीक है? राइटिंग में। हेलो? सर बोलिए च क्या बोल रहे हैं चांदनी? अभी जो अभी थोड़ा-सा छूट गया है हमारा। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ पढ़ा नहीं रहे, ये डिस्कस वाला ही हम लोग कर रहे हैं कि राइटिंग स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है कितना सर। देर 5 मिनट से ज़्यादा तो नहीं छूटा होगा ना? हाँ, अच्छा, तो 10 हम ये मिनट। ब एचपीएससी, हरियाणा पीएससी वाला आप सुने थे ये? कि हरियाणा पीएससी हाँ, का हाँ, तो बस हाँ, उसके उसके बाद हम बाद सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि राइटिंग स्किल जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके सफल होने और असफल होने के बीच में जो एक पुल है ना, वो पुल टूटा हुआ है या सही स्टेटस में है, वो पुल का हेल्थ जो है वो आपका राइटिंग स्किल ही है एकेडमिया में। भले ही अभी आज हम लोग सोचें कि भाई नेट तो ऑब्जेक्टिव हो गया, पढ़ लो ऑब्जेक्टिव बना लो, और आप लोग नेट का ना देखिए क्वेश्चन निकाल कर के बहुत पहले का मतलब 2000 ईस्वी से पहले का, 2000 ईस्वी से पहले का नहीं, बताने कब का देखिए आप। 2019 से हम देना शुरू किए हैं, उसके पहले 2014-15 के पहले जो है ना आपको नेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिलेगा। और जब नेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया इसका कि नेट की तो आत्मा ही खत्म कर दी इन लोगों ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाला क्या स्कॉलर बन के आएगा? फिर बाद में धीरे-धीरे इस तरीके से किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नॉर्मल आदमी से नहीं बनेगा, जो स्कॉलर है वही ऑब्जेक्टिव बना पाएगा। तो धीरे-धीरे और कठिन होता गया, और उत्तर-उत्तर कठिन होता ही जा रहा है। तो आप लोगों को जो पढ़ना है, तो ये मत सोचिए कि हाँ, पढ़ लिए, समझ गए और उसको अब क्या होता है किसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, तो सीखने का एक तरीका लिखना भी है। आप उस चीज़ के साथ क्या है कि जी रहे हैं उस चीज़ को, है ना? आपके दिनचर्या, आपके जीवनचर्या के, आपके मानस का वो पार्ट बन रहा है। तो जो चीज़ आपके अटेंशन में रहेगा, हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम लोग समझते हैं कि जो चीज़ हम लोग के अटेंशन में रहे, है ना? हम लोग के ध्यान कहाँ क्षेत्र से? में जो चीज़ आए और जो चीज़ बार-बार रिपीट हो, वही चीज़ तो हम लोग का लर्निंग बनता है, और वही लर्निंग क्या होता है जब कंसोलिडेट हो जाता है, रीइन्फोर्स हो जाता है, तो वो बिहेवियर बन जाता है। और जब आपका लर्निंग आपका बिहेवियर बन चुका है, तो फिर उसके बाद आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या रिटर्न में पूछा जाए या आपको क्लास लेना हो, आप आराम से बता पाएँगे। तो हम लोग को क्या करना है, अभी जो हम लोग केवल इन्फॉर्मेशन के लेवल पे हैं, उसको हम लोग को नॉलेज में बदलना होगा। नॉलेज को बदलना होगा लर्निंग में, ठीक है? और लर्निंग को बदलना होगा हम लोग बिहेवियर में। जिस दिन लर्निंग यहाँ बिहेवियर तक हम लोग का जो है इन्फॉर्मेशन बिहेवियर तक पहुँच गया, कोई नहीं रोकेगा आपको सफलता से, ठीक है? फिर आप सोचिए कि क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, रिसर्चर बन जाते हैं, छोड़ो हटाओ, छोटा चीज़ है ये। कौन पढ़ाएगा बच्चा-बुच्चा को? बच्चा-बुच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, रिसर्च करते हैं मस्ती से अपना, अपने लेवल का काम करते हैं। तो ये वाला चीज़ जो है ना, यहाँ तक हम लोग को पहुँचना है। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? शुरुआत हम लोग करेंगे लिखने से। इसके लिए आप लोग को मिलेगा राइटिंग टास्क, ठीक है? और हम टास्क के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पढ़ाएँगे अगर हम अच्छा से तो हमको चाहिए कि हमको टास्क बना हुआ चाहिए, ठीक है? आप चाहे जैसे बनाइए, आपको डर लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो आप खराब तरीके से बनाइए, लेकिन हमको बना हुआ चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको एक-एक व्यक्ति का स्टेटस चाहिए कि किसका राइटिंग स्किल में स्टेटस कैसा है, और वो चीज़ हम कमिटेड है कि हमको इम्प्रूव करा के रहना है आप लोगों का, ठीक है? क्योंकि राइटिंग जो व्यक्ति अच्छा राइटिंग करेगा, वो अच्छा थिंकिंग भी करेगा, और यही सारी प्रक्रियाएँ मिल कर के आपको एक स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड देंगी, आपको एक स्कॉलर बनाएँगी, है ना? जिससे कि आप नेट क्वालीफाई करेंगे या कुछ भी करेंगे। चूँकि ये एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम है नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं है तैयारी करने का इसके। हाँ, अगर कुछ हो वैसा, आप लोगों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, उनकी यूजी और पीजी में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी, जैसे बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है? तो हम भी जैसे बताते हैं कई बार कि 8-8, 9-9 घंटे आप लोगों को कम से कम तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब सुबह उठिए, पढ़ना चालू कीजिए, रात तक पढ़ते रहिए। बीच में जो करना है कर लीजिए थोड़ा-थोड़ा बस। बस माइंड में ये हो कि करना है। तो वो हम इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि शायद यूजी और पीजी में मास्टर आप नहीं बने होंगे सब्जेक्ट के, तो हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप बन गए हैं, तो आप एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं।
मेरा कहानी ये था कि हम पार्ट 1 में जिस टाइम पे थे, तो हमको साइकोलॉजी बहुत प्यारा लग गया, इतना प्यारा लग गया कि हमको सनक चढ़ गया। और थोड़ा ये सनक वाला हिसाब है मेरे में कि जो चीज़ पे लग गया, लग गए उसके पीछे तो एकदम जड़ तक चले जाएँगे, उसके पाताल तक। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि किताब पढ़ते गए हमको पता नहीं चला कि कब हम एमए का सिलेबस को भी पार कर गए थे पार्ट 1 में ही। अंग्रेज़ी अच्छी थी, पढ़नी वही चीज़ें थी, एमए और यूजी के सिलेबस में कोई था नहीं, मटेरियल मेरे पास एकदम भर के था इंटरनेट पे। तो एक जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी क्योंकि साइंस के विद्यार्थी थे और मनोविज्ञान एकदम नया फ़ील्ड था, तो भाई क्या चीज़ है, गज़ब चीज़ है। इस चक्कर में हम पूरा उस टाइम पार्ट 1 में पड़ गए। उसके बाद हमको क्या करना पड़ा, खाली रिवीज़न करना पड़ा। तो एक बार जो श्रम होता है ना पूरा पढ़ने का, किसी भी तैयारी में, वो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा और वो हार्ड वर्क आपको सब काम छोड़ के पूरा डीप वर्क करना पड़ेगा। उसको हम लोग डीप वर्क कहते हैं तैयारी में, ठीक है? जिस व्यक्ति ने डीप वर्क कर लिया है, ये वाला चीज़ पूरा कर लिया अपना फ़ेज़, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीना लगे, जैसा जिसका कैपेसिटी है। उसके बाद आप जॉब करते हुए भी नेट या कोई कॉम्पिटिशन क्वालीफ़ाई कर पाइएगा। आप देखे होंगे कि कई लोग आईएएस बन गया, जॉब कर रहा था, जॉब करते हुए आईएएस बन गया। तो सुन के लगता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 12 घंटा का जॉब भी कर रहा था, फिर भी आईएएस क्वालीफ़ाई कर गया। उन लोग का सक्सेस यही है कि वो लोग डीप वर्क उस समय पे कर लिया जिस टाइम पे उसको फुर्सत था। यूजी के टाइम पे, पीजी के टाइम पे, जिस टाइम वो खाली बैठा हुआ था, वो समझ गया कि हमको इधर-उधर घूमने और दिन काटने से बढ़िया है ये काम अभी कर लो, ठीक है? तो उन लोगों का क्या हुआ कि अदर काम करते हुए, जॉब-वॉब करते हुए भी जो है कंसिस्टेंट वो चीज़ रहा। कोई बहुत जीनियस वाला बात नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। तो आप लोग देख लीजिए कि अगर आप लोग वो चीज़ कर चुके हैं, तब तो 1 घंटा पढ़ के या 2-3 घंटा पढ़ के आप आराम से रिवीज़न के साथ जो है ना, मतलब चिल होकर के आप निकाल सकते हैं नेट या एचपीएससी वाला एग्ज़ाम। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं किए हैं, तब तो भाई फिर तो 1 साल दीजिए। बस 1 साल दीजिए तो अपने आप के जीवन को, उसके बाद फिर देखिए ना कैसे सब चीज़ें अच्छी हो जाती है। 1 ही साल का बात है। तो हम लोग एक इसमें स्किल भी डेवलप करेंगे लिखने का, तो हम कह रहे थे कि हम देंगे टास्क, ठीक है? राइटिंग का टास्क देंगे, घबराइए मत, कोई बहुत नॉलेज वाला राइटिंग का नहीं, सिंपल-सिंपल, आपने क्या अनुभव किया, है ना? कोई चीज़ जो आपको आपने दुखी किया, ताकि आप अपनी भावनाओं को पहले कागज़ पर उतार पाएँ। जब आपकी ये क्षमता डेवलप हो जाएगी कि आप अपनी भावनाओं को कागज़ पर उतार पाएँगे, तो आप अपने मन की चीज़ों को कागज़ पर उतार पाएँगे, ठीक है? इसके बाद मन की चीज़ों को उतार पाने के बाद दिमाग की चीज़ों को आप देखिएगा ऑटोमैटिकली उतरने लगता है कागज़ पे। और ये जो चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के साथ, ये सब दिन हम अपने स्टूडेंट्स के साथ करते आए हैं और जितना भी स्टूडेंट हमको लगा कि हाँ, बढ़िया है, मेहनती है और काम कर रहा है बट राइटिंग नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे फँस रहा है, तो वो काम किया और संजोगवश एक स्टूडेंट मेरा नवयुग विद्यालय का, वो सीबीएसई का बिहार टॉपर है सोशल साइंस में। वो अपने क्लास का भी टॉपर था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हम बेइज़्ज़त किए कि मतलब जब बोला कि जो टेस्ट हम लेने जा रहे थे परीक्षा, तो बोला कि सर इसमें 90% लाएँगे और वो -40 नंबर लेकर के घर गया और उसके गार्डियन से साइन करवा कर के उसको पेपर मँगवाए थे। तो एकदम कान गया था वो भीतर से। तो ये वाला भी हिसाब है कि इसको आप लोग ट्रेनिंग का हिस्सा समझिएगा, रोइएगा-धोइएगा नहीं क्योंकि हार्ड ट्रेनिंग तो होगा राइटिंग का भाई। उससे थिंकिंग भी डेवलप होगा, राइटिंग भी डेवलप होगा। तो आप लोग का जो है, आज का जो राइटिंग का असाइनमेंट है, वो है नैदानिक मूल्यांकन क्या है, ठीक है? इस पे सिर्फ़ 10 वाक्य में आपको लिख के लाना है, छोटा। 10 वाक्य में आपको लिखना है, 10 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप बहुत काबिल हैं लिखने में, 1 सेंटेंस को आधा पेज का बना सकते हैं, आपका ग्रामेटिकल स्किल बहुत अच्छा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 वाक्य, बस गिन के 10 वाक्य में नैदानिक मूल्यांकन क्या है, वो लिखिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि फलाने दार्शनिक ने ये कहा है, फलाने व्यक्ति ने या इसकी परिभाषा ने। आपकी क्या परिभाषा है वो टास्क नंबर 1 और दूसरा जो टास्क नंबर है, टास्क नंबर 2 कल जो भी लोग आएँगे, वो सब लोग जो है इस चीज़ को पढ़ के सुनाएँगे और मतलब हमको ये नहीं चाहिए कि टास्क हम दिए और वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है? ये फिर दिक्कत करेगा आप लोगों को, फिर हम क्लास से हम निकाल देंगे हम सीधे ही, फिर आप नेक्स्ट डे आइएगा। तो दूसरा चीज़ ये है
ठीक है? दूसरा जो आप लोग का ये है, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हमसे पूछ लीजिए। ये टास्क है, इसको आप जितना लंबा लिख सकते हैं, जहाँ तक आपकी इच्छा है लिखने की लिखिए और लिख कर के फ़ोटो जो है, आप लोग ग्रुप में भेजिएगा अपना-अपना, ठीक है? तो ये वाला चीज़ है। तो जो पेड वाला ग्रुप है, उसमें भेजिएगा और जो पेड वाले ग्रुप में नहीं है, जो डेमो क्लासेस कर रहे हैं, फ्री क्लासेस कर रहे हैं, वो फ्री वाले में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आसपास के वातावरण में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का क्या स्तर है? ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है। हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग इस बात से बड़े दुखी रहते हैं कि यार स्कूल में सब कुछ पढ़ा जाता है, हिस्ट्री पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी पढ़ा जाता है, जो जीवन में काम नहीं आता है, ना जीवन को सँभालने के लिए काम आता है। लोग सब कुछ पढ़ लेता है, बीटेक, एमटेक कर लेता है और उसके बाद सुसाइड कर लेता है, अपने पार्टनर को चीट कर लेता है, ठीक है? नशा करने लगता है। क्या मतलब है इस एजुकेशन का? तो क्यों नहीं साइकोलॉजी पढ़ाया जाए? एसईओ, पीडब्ल्यू ऐसी चीज़ जो है आप पढ़ा रहे हैं, चाय बनाने सिखा रहे हैं, पेपर क्राफ्टिंग ये सब चीज़ सिखा रहे हैं। क्या नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को स्कूल में एकदम भारी सा 15-16 जो है आईसीएसई स्कूल, इंग्लिश स्कूल में चीज़ें दे दी है। अगर कुछ नहीं है तो वो है मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी जो कि सब दिन व्यक्ति के साथ रहेगा। तो हम लोग को इस चीज़ का और हम लोग अपने आस-पास देखते भी हैं कि मतलब इसकी कमी के कारण एक चीज़ कहते हैं ना मेंटल हाइजीन, ठीक है? मानसिक स्वच्छता। मानसिक स्वास्थ्य के पहले स्वच्छता वाला कंसेप्ट आता है। ये सब चीज़ें नहीं हैं। लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर डिस्प्लेज़ कर रहे हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को जो है ना एकदम चाँद तक ले जाएगा एकदम पूरा, बर्बाद कर देगा। ईर्ष्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्या-क्या नहीं कर रहे हैं, रैशनल वे में नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम लोग समझते हैं कि यार मतलब बहुत खराब स्थिति है। इंडिया में अगर कहा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य का अब तो आंकड़ा आ रहा है। डेटा आप लोग देखे होंगे कि भारत में जो है मानसिक स्वास्थ्य के आंकड़े जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन सोचिए कि अपने आस-पास अगर 100 आदमी को देखिएगा, उसमें कैगो आदमी आपको मिलेगा जो कभी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा? 100 में 1 भी नहीं मिलेगा। तो 100 में जब एक आदमी का डायग्नोसिस नहीं हुआ है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ का फ्रेमवर्क ऐसा है कि डायग्नोसिस नहीं पे हो पा रहा है, वहाँ पे वर्ल्ड में जो है मतलब टॉप 3, 4, 5 में जो है मेंटल हेल्थ के मामले में हम लोग आ रहे हैं। तो सोचिए कि जब डायग्नोसिस हो जाएगा, तो हम लोग वर्ल्ड में सिर्फ टॉप पे ही नहीं आएँगे। हम लोग के यहाँ मेंटल हेल्थ के इतने ज़्यादा केसेज़ आएँगे ना कि पूरे दुनिया के डेटा सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर इंडिया में बहुत बड़ा गैप होगा उस डेटा में और वो बहुत डरावना डेटा होगा, एक समाज के रूप में और एक ये चीज़ों के रूप में। और बहुत सारे प्रश्न उठा देगा हम लोगों के ऊपर। तो ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे आप लोग जो है ना चर्चा एक लिख कर के लाइएगा। हम राइटिंग वाला चीज़ आप लोग को डेवलप कराना चाह रहे हैं, इसीलिए ये टास्क है, आप लोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ को। और पहले हम देख लेते हैं कि राइटिंग का किसका क्या लेवल है। इसी से आपको तो एग्ज़ाम में डेली मिलेगा ये? क्या हुआ? डेली का टास्क रहेगा ये? नहीं, जब-जब हमको लगेगा टास्क देने का तब-तब हम देंगे, डेली नहीं देंगे, 1 दिन 2 दिन छोड़ के दे सकते हैं, छोटा-छोटा। और आप लोग अब इस चीज़ के लिए ना धीरे-धीरे मानसिक रूप से अपना तैयार होते जाइए कि जब नेट की तैयारी कर रहे हैं या इस फ़ील्ड में उतरे हैं, तो लिखना, पढ़ना ये सब काम कॉमन हो जाएगा हम लोगों के लिए, है ना? कि आज ये लिख रहे हैं, कल वो बुक पढ़ रहे हैं। सर बोल दिए कि ये बुक पढ़ के आओ, ये पीडीएफ दे दिए या वो पेज बुक दे दिए, उसका पेज नंबर बता दिए, इतना सा पढ़ के आओ। तो ये सब जो है ना इन सारे प्रोसेस का हिस्सा है, जो एक्चुअल तैयारी है। और अगर हम ये स चीज़ें आपको नहीं कराएँ, तो हम आपको डेवलप नहीं करा पा रहे हैं, हम सिर्फ़ बिज़नेस चला रहे हैं। सिर्फ़ आपको 1 घंटा पढ़ा दिए, सपना दिखा दिए कि ऐसा-वैसा हो जाएगा। मेरे ऐसे कोई मंशा नहीं है, जो है साफ-सुथरा है, स्पष्ट आप लोग को बोल दिया। जहाँ कष्ट होगा, जहाँ काम करना होगा, वहाँ करना होगा, तभी रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ठीक है? क्यों अब ऐसा क्यों है नेट की तैयारी में ऐसा क्यों है सर, बाकी तैयारियों में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि नेट की तैयारी में ना ब्रॉड भी है, आपको सब चीज़ कवर भी करना है और डेप्थ भी है, गहरे में भी जाना है। एसएससी की तैयारी में आपको गहरे में नहीं जाना है, आपको ब्रॉड में कवर करना है। तो आपका एरिया कितना हो गया, ठीक है? इसका एरिया जो है कवर करने का ये इतना हुआ, गहराई नहीं हुआ, गहराई इतना सही हुआ। अब इसका वॉल्यूम देखिए, ब्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, गहरा भी बहुत ज़्यादा है। इतना है पूरा मटेरियल, ये जो देख रहे हैं ना, वॉल्यूम इतना है हम लोग को कवर करने के लिए, वो भी गहराई से करना है। यहाँ तक करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन बन जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है, अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के नेचर को देखते हुए तो यही है बस।
जैसा एग्ज़ाम, जैसी परीक्षा, वैसा ट्रेनिंग का माहौल। तो अगर डर-वर लग रहा है तो डरिए-वरिए मत, हम हैं मतलब एक काउंसलर के रूप में भी आप लोग के साथ यहाँ पे कह सकते हैं हम, ठीक है? कैसे-कैसे चीज़ें होंगी, एक-एक करके छोटा-छोटा स्टेप से हम लोग जो है ना चीज़ों को बदल करके उस ढर्रे में ढलते जाएँगे, ताकि चीज़ें सरल होते जाएँ। अगर किसी के साथ ऐसा है कि नहीं हमसे रीडिंग नहीं होता, तो उसको डेवलप किया जाएगा धीरे-धीरे। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती मार तोड़ के नहीं पूरा करना ही पड़ेगा। बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसको दिए जा रहे हैं कि नहीं करना पड़ेगा कमांडो, कमांडो। ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना? तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएगा उसको हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ें हम लोग करते जाएँगे। ठीक है, तो पहले ये 2 असाइनमेंट जो है ये पूरा करके हमको कल दिखाइए। कल हमको लगता है कल कितना तारीख है? कल 5 तारीख है, ठीक है, कल तक तो क्लास होगा। 6 और 7 को गौरव बोल रहे हैं ना कि नहीं होंगे आप लोग। तो 5 को हमको दिखाइए और यही ठीक है। और एटलीस्ट एक तो लिखा होना ही चाहिए 5 तारीख को, दोनों नहीं लिखा हुआ नहीं हो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? तो टॉपिक इसको ये वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि और आगे इस पे पढ़ाएँगे तब ना आपको पीडीएफ भेजने का कोई मतलब बनेगा इसका। कुछ लिखा हुआ भी हो तो। सब लोग ये वाला नैदानिक मूल्यांकन क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 2 मिनट रुकते हैं। उसके बाद और कोई एक आदमी ना स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डाल दीजिएगा दोनों क्वेश्चन का। सर ये नैदानिक मूल्यांकन क्या है, कितना लिखना है इसमें? सिर्फ 10 वाक्य में लिखना है। 10 वाक्य आप बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 वाक्य। एक वाक्य होता है जहाँ पे पूर्ण विराम हो गया, वहाँ पे वाक्य खत्म हो गया। ठीक है? हम 10 लाइन नहीं कह रहे हैं, 10 वाक्य। छोटा-छोटा वाक्य लिखिएगा तो भी चलेगा, बड़ा लिखिएगा तो भी चलेगा। 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। भैया ये कहाँ से पढ़ेंगे? नैदानिक मूल्यांकन क्या है? हाँ। जैसे नैदानिक मूल्यांकन का मतलब है क्लिनिकल असेसमेंट। तो इसके बारे में जो आप जान रहे हैं आप वो लिखिए, ठीक है? हमको वो जानना है कि आप क्या जान रहे हैं। मतलब क्या सही आंसर है उससे मतलब नहीं है। आप क्या जान रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं हमको वो देखना है। और मनीषा आपका तो एग्ज़ाम में मेरे बगल में सीट पड़ता है कई बार। तो आपका तो लिखने हाँ। का शैली हम देखे हैं कि हमको अच्छा लगा था। हम बोले थे क्या आपको? नहीं। हाँ, तो हम देखे थे आपका कॉपी, वो जब ऊपर में जब पड़ा था ना जिस दिन, सेम बेंच पे, तो हम देखे थे उस दिन कॉपी हमको मतलब अच्छा लगा था देख कर के कि चलिए मतलब बढ़िया से आप लिख रहे हैं। इसीलिए वो जो लड़की आपको गलत आंसर बता रहे थे ना, हमको उस पे गुस्सा बड़ा ज़ोर से आया था, कि आदमी मेहनत कर रहा है, अच्छा से लिख रहा है, बढ़िया से ये कर रहा है और तुम उसको मिसगाइड कर रहे हो। सही नहीं पता है तो गलत क्यों बता रहे हो? जो हम आपको इंटरप्ट करके हम आपको बताए थे एग्ज़ाम में। नहीं तो एक्चुअली में हम आपको नहीं बताते हैं, हमको क्या मतलब कौन क्या कर रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए फिर सीक्वेंस शुरू हो गया और भी लोग जो है एकदम पूछने लगे एक-एक करके पूरा एकदम यहाँ से वहाँ से इसको नहीं जान रहे। जो भी हो लगभग सब लोग इसके या इसी के आस-पास के कॉलेजेस के प्रोडक्ट रहे हैं। इसमें एक इसका कोर्स होता है ओसीडब्ल्यू ओपन कोर्सवेयर। एमआईटी में क्या है कि चूँकि टॉप यूनिवर्सिटी है और ये इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे लोगों को भी अवेलेबल हो जाए जो विदेश में आके नहीं पढ़ रहे हैं, गरीब लोग हैं। तो वो लोगों ने क्या किया है, अपने क्लास के सारे लेक्चर्स अपने इस ओसीडब्ल्यू के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। एक चीज़ असाइनमेंट ओसीडब्ल्यू के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। और तो और अगर टीचर ने क्लास में बोला कि भाई ये किताब या ये रिसर्च पढ़ के आना, तो उसका भी पीडीएफ बना के वहाँ पे साइट पे अपलोड कर दिया। मतलब फुल ऑन मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इससे हमको फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये हुआ, सब दिन हमको हम जहाँ भी गए सब हमको हीरो ही समझते रहा। यूजी जहाँ पे है वहाँ पे सर आज भी हमको हीरो नाम से ही बुलाते हैं, सबको वही लगा। और आश्चर्य सबको तब हुआ जब लगातार मेरा नेट होते गया, जितना बार देते गए उतना बार होते गया। मुझे लगा यार ये कैसे कर लिया ये तो इसको तो हीरो समझते थे हम लोग। पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम में ही है। इधर ये कर रहा है, वो कर रहा है। गलत काम नहीं करते थे बट एक्टिव थे बहुत ज़्यादा चीज़ों में। लाइक दोस्ती है, ऐसे है, ये है, वो है, कल्चरल प्रोग्राम है, भाषण प्रतियोगिता है, रेडियो में काम कर रहे हैं, इधर कुछ मशीनरी मैकेनिक गिरी का बहुत शौक था तो आज ये कर दिए, कल वो कर दिए। कुछ से कुछ ऐसे कर तो सर लोग को लगता था ये बहुत भटका हुआ युवा है और क्वालिटी तो है लेकिन ये पढ़ नहीं रहा है। लेकिन उस ओसीडब्ल्यू और एमआईटी और उस टीचिंग मेथोडोलॉजी की देन थी, जो कि संजोगवश इस तरीके से हुआ। तो वही मेथोडोलॉजी हम अपना करके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप लोगों के बीच में।
और हमको उम्मीद है कि इससे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही आप लोग टेस्टिंग ग्राउंड पे उतरिएगा तो आप लोग को लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन सुना-सुना है, देखा-देखा है, पर आ नहीं रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे! ये तो आता है, ये तो ऐसे है बस, सहज हो जाएगा आपके लिए। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा ही लेके चल रहे हैं। अब यहीं पे क्लास को विराम देते हैं।